मगर बेटी, इस मामले में एक छोटी सी बाधा आ पड़ी है। बाधा? माधवी के दिल को फिर धक्का सा लगा। हाँ बेटी, पंडित जी ने तेरी और नलिन की राशियां मिलाकर बताया है कि तुम दोनों के फेरों का मुहूर्त तो शीघ्र ही निकल आएगा, लेकिन तुम दोनों के मिलन की घड़ी अभी थोड़ी दूर है। जी, वो बेटी जाने क्या बता रहे थे पंडित जी कि तुम दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से रहना पड़ेगा, मगर यह बाधा भी शीघ्र समाप्त हो जाएगी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। माधवी सन्नाटे में रह गई थी। जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे मुरलीधर जो कुछ कह रहे हो उसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। जाने क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था। नलिन का शेव वैसे ही बड़ा हुआ था, बदन पर वही कपड़े थे जिन्हें पहनकर उसने आत्महत्या का प्रयत्न किया था। आंखों से घबराहट झांक रही थी। इस समय वह अपने कमरे में बिस्तर पर दीवार से पीठ लगाए बैठा हुआ शून्य में घूर रहा था कि अचानक फटाक से दरवाजा खुलने की आवाज आई और नलिन चौंक कर सीधा बैठ गया। उसने अपने बाबूजी के कदमों की आहटें पहचान ली थी जो तेज तेज चलते हुए अंदर आए थे। फिर उनकी विशेष रूखी और कठोर आवाज गूंजी। कहाँ गई? हाँ क्या है? ये हेमावती की झटकेदार आवाज थी। कहाँ गए अपने सपूत? तुम उसे मेरा सपूत कहकर मेरा खून मत जलाया करो, हेमावती ने फिर झटके से कहा। जन्म तो तुम्ही ने दिया था। मुझे पता होता कि जिसे मैंने जन्म दिया है वो ऐसा कपूत निकलेगा तो उसी समय उसका गला घोंट देती। मैं पूछ रहा हूँ वो है कहाँ? जाएगा कहाँ? अपने कमरे में बंद बैठा है, सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम लोगों पर। कैसे बेटे को जन्म दिया है हम लोगों ने, जिसने डिग्री हाथ में आते ही माँ बाप को पराया समझ लिया। भला कहाँ एक स्टेशन मास्टर और कहाँ एक तांगा हाँकने वाला, फिर ऊपर से आत्महत्या का प्रयत्न करके तो उसने हमें इस तरह बदनाम कर दिया मानो हम कोई बहुत बड़ा अन्याय कर रहे थे उसके साथ। खैर, हम उसके भविष्य के लिए क्या कर रहे थे और उसने अपने लिए कैसा गड्ढा खोदा है उसका अनुमान तो उसे कुछ समय बाद हो ही जाएगा। मगर उससे कह देना कि अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहा। हम अपना अंतिम कर्तव्य निभाकर उसको अपने जीवन और मनोमस्तिष्क से निकाल फेंकेंगे। उसने जब औलाद होकर हमारी खुशी का कोई ध्यान नहीं रखा तो हम भी उसके साथ कोई रियायत करने वाले नहीं हैं। मैं आज उस 3rd क्लास कोचवान से मिलकर बात कर आया हूँ। बता दिया है मैंने उसे सारा हिसाब। ये भी कह दिया है कि हम उसकी झोपड़ी में बारात लाकर अपना अपमान नहीं कराएंगे। लग्न का मुहूर्त निकलवाकर मैं उसे खबर कर दूंगा। वो अपनी बेटी को लेकर आ जाएगा, यहाँ उसके फेरे हो जाएंगे। फेरों के समय कोचवान 20,000 रुपये नकद देगा। उसके बाद उसकी बेटी हमारे घर में रहेगी और अपने बेटे से कह देना उसका जहाँ मन चाहे रहे ससुर कर। जब हमारे बाकी 30,000 रुपये पूरे चुका देंगे तो बेटे साहब अपनी पत्नी को ले जाएं। फिर चाहे ससुराल में रहे चाहे सड़क पर, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हमें 50,000 मिल जाएंगे, फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी और हम दोनों पति पत्नी तो कहीं भी चैन से बैठकर 2 रोटियां खा लेंगे। सोच लेंगे कि हमारी कोई औलाद थी ही नहीं, आखिर इस धरती पर निसंतान लोग नहीं होते। नलिन अपने कमरे में ज्यों का त्यों बैठा था, मगर होंठ सख्ती से भींचे हुए थे और आंखों से पानी टपक रहा था। मन की गहरी पीड़ा चेहरे से झलक रही थी। माधवी ने नलिन की जुबानी सब सुना और आश्चर्य से आंखें और मुंह फाड़े भौचक्की सी रह गई। नलिन की आवाज गले में रूंध गई थी, आंखों में आंसू छलक रहे थे, उसके सीने में बहुत सारी हिचकियां अटकी हुई थी। माधवी धीरे धीरे पीछे हटकर इस तरह बिस्तर पर बैठ गई जैसे उसकी टांगों में दम ही न रहा हो। फिर वो बैठी बैठी सी आवाज में बोली, इसका मतलब है मुझे पिताजी ने सब कुछ उल्टा बताया था? नलिन ने रुंधे गले से कहा, तुम्हारे पिता महान है माधवी, इतना अपमान तो शायद देवता भी सहन नहीं कर सकते थे। माधवी की आंखें भीग गई थीं। उसने धीरे से कहा, तुमसे एक विनती करूं नलिन? बोलो। मैं उस घर में मन से 1 घंटा भी नहीं रह पाऊंगी जिस घर में मेरे पिता का इतना घोर अपमान हुआ हो और बिल्कुल निर्दोष। मैंने भी सोचा है। नलिन आंसू पोंछकर बोला, मैं स्वयं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहता जहां माता पिता अपने स्नेह और ममता की कीमत वसूल करे। बाबूजी और माँ जी को 50,000 रुपये चाहिए ना, वो मैं नौकरी करके चुका दूंगा। मैं तुम्हें फेरे करके वहाँ पिंजरे में बंद नहीं रहने दूंगा। हम दोनों फेरे ही उस समय करेंगे जब मैं बाबूजी के 50,000 रुपये भुगतान कर दूंगा। नहीं नलिन, मेरी यह विनती नहीं है। फिर देखो नलिन, माता पिता किसी के जीवन भर नहीं छूटे रह सकते। एक ना एक दिन तुम्हें उनके पास लौटना ही होगा, लेकिन वो मुझे बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम स्टेशन मास्टर ही की बेटी से शादी कर लो। माधवी, नलिन की आवाज कांप गई, मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं जिंदा रहूंगी, और मुझे जिंदा रहते हुए भी मुर्दों के समान जीने को कह रही हो। क्या तुम समझती हो कि मैं उस बेचारी निर्दोष लड़की को मन से कभी पत्नी मान सकूंगा? वो जाने मन में क्या क्या सपने लेकर आएगी। इतना बड़ा पाप मैं न कर पाऊंगा। मगर नलिन, ये समस्या कैसे हल होगी?
माधवी ने रुंधे गले से कहा। एकाएक मुरलीधर ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा, समस्या का जो हल बनाया जा चुका है उसका हल उसी अनुसार होगा। नलिन और माधवी ने चौंक कर मुरलीधर की ओर देखा और माधवी की आवाज कांप गई। पिताजी। मुरलीधर ने घास का गट्ठा एक ओर डाला और पास आकर उन्होंने एक हाथ नलिन के कंधे पर रखा और दूसरी माधवी के कंधे पर और बोले, जो काम बड़ों के बीच निश्चित हो चुका है उसमें बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। मगर पिताजी, नलिन ने कुछ कहना चाहा। देखो बेटा, तुम केवल ये सुनकर ही जान देने को तैयार हो गए थे कि तुम्हारे माता पिता माधवी को बहू बनाने को तैयार नहीं, और अब भी तुम अनुभव करते हो कि माधवी का स्थान तुम और किसी लड़की को नहीं दे सकते। माधवी अपने पिता के अपमान को सहन न करने के कारण तुम्हें ये परामर्श दे रही है, वरना क्या माधवी किसी और को तुम्हारी जगह दे है? और माधवी जीवन भर बिन ब्याही बैठी भी तो नहीं रह सकती, इसलिए शादी होगी तो तुम दोनों ही की। जी, मगर तुम्हारे बाबूजी ने जो मेरा अपमान किया उसका मुझे जरा भी खेद नहीं, क्योंकि जिस तरह मैंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि माधवी को तुम जैसा वर मिल जाएगा, इसी तरह उनका भी एक सपना था जो टूट गया। स्टेशन मास्टर और कोचवान में सचमुच धरती और आसमान का अंतर है बेटा। इस समय वो तुम्हें और मुझे जितना बुरा भला कहे वो स्वाभाविक है, मगर यह सच है बेटा, माता पिता कभी किसी के सदा के लिए नहीं छूट सकते, और तुम तो उनके इकलौते बेटे हो। आज वो जोश और गुस्से में कह रहे हैं कि वो समझ लेंगे उनकी कोई औलाद थी ही नहीं, लेकिन क्या वो जीवन भर ऐसा ही समझते रहेंगे? फिर मेरी बेटी को तो भगवान ने एक बहुत सुंदर अवसर दिया है। अच्छी बहुएं अपनी सेवा से ही सास ससुर के दिलों में जगह बनाती हैं। तुम्हारे पिताजी ने यही शर्त रखी है ना कि जितने समय तक उनके 50,000 रुपये पूरे नहीं हो जाते वो माधवी को अपने पास रखेंगे। माधवी को इससे बढ़कर और कब सुअवसर मिलेगा कि वो उनके मन में स्थान बना सके? बेटे, समय की धारा दिलों के शीशों से सारी मैल दूर कर देती है। तुम देखना, कल तुम्हारे वही माता पिता होंगे, वही घर माधवी की ससुराल होगा, और यही माधवी उस घर में कुछ दिन पिंजरे की बहू बनकर बिताने के बाद उस घर की मालकिन होगी। स्वयं तुम्हारी माँ ही सारा घर बार माधवी को सौंप कर कहेंगी, लो बहू, अब मुझे आराम करने दो। बोलते बोलते मुरलीधर की आवाज भर्रा गई और उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें अनायास छलक पड़ी थी।